का और द्वेष का जिसमें ना हो प्रवेश, मिलकर रहे सब प्रेम से जहाँ वो शहर ढूंढते हैं, रहे ना कोई गैर यहाँ, ना रहे कोई बैर किसी से, मिलकर चले सब साथ, ऐसा ही कोई राह ढूंढते हैं, ऐसे ही कोई राह ढूंढते हैं, मिलजुल कर हल ढूंढते हैं। वसुदेव सूचकेश्चैव को लेकर आज हम सभी यहाँ शिक्षको बोधकेश्चैव षड्यते कैसे आचार्य श्यामला स्मृता चर्चा है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन व महाराजा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गच्छत्वं संवदत्वं तं मनासि जानता देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानीव आहुति हृदयानिव समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति संगच्छध्वं संवदत्वं तं मनासि जानता अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बीच हमारे ही अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाह एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों में संचालक विभाग संचालक जी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों में कार्यरत परम श्रद्धेय श्री हेमेंद्र जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आलोक संस्थान के निदेशक सहित विभिन्न समाजों में संरक्षक की भूमिका में कार्यरत बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब, नववर्ष समारोह समिति में पिछले कई वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले बजरंग दल के प्रमुख आदरणीय श्री कमलेंद्र सिंह जी पवार साहब, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न समाजों के और संगठनों के प्रतिनिधित्व करने वाले पदाधिकारीगण, उपस्थित शाला के सभी अध्यापक, आप सभी को अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले करीब 40 वर्षों से
संस्थान के निदेशक हमारे आचार्य सर श्यामलाल जी कुमार साहब ने एक जो परंपरा विलुप्त हो चुकी थी नववर्ष, भारतीय नववर्ष की, उसको पुनः, उस संस्कृति को पुनः जागृत करने का प्रयास शुरुआत 40 वर्ष पूर्व किया था। निरंतर रूप से पिछले 40 वर्षों से अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति भारतीय नववर्ष का आगमन का स्वागत भी करती है और समाज में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करती है। आज उसी कार्यक्रम को डॉक्टर प्रदीप जी कुमार द्वारा उदयपुर ही नहीं, राजस्थान सहित भारत के विभिन्न प्रदेशों में भी इस कार्यक्रम की अलग जगह है। यहां तक कि इस संस्थान से जो भी छात्र छात्राएं पढ़कर निकलते हैं और विदेशों में कार्यरत है, वह भी भारतीय नववर्ष का अपने अपने तरीके से वहां पर विदेशों में रहते हुए स्वागत, अभिनंदन करते हैं और खुशियां मनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी हमारे जो 7 दिवसीय कार्यक्रम होंगे उनकी संपूर्ण रचना डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब रखेंगे। मैं आप सभी का पुनः एक बार अपनी वाणी से नववर्ष समारोह समिति की ओर से सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। श्री राम, जय राम, जय जय राम। धन्यवाद भाई साहब। डॉक्टर प्रदीप जी कुमार, जो कि अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के अध्यक्ष हैं, वे हमेशा ये प्रयास करते हैं कि हर बार नववर्ष में कुछ न कुछ नयापन लाया जाए। तो इस बार भी हमने सर ने एक नववर्ष पर गीत की रचना की है, जिसका हम एक तरीके से लोकार्पण गाकर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। मैं इस हेतु श्रीमान मनमोहन जी भटनागर एवं टीम को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार सभी समाज संगठन पदाधिकारियों को, आदरणीय निदेशक महोदय को। गीत से पूर्व मैं आदरणीय निदेशक महोदय के लिए नववर्ष समारोह समिति की ओर से बोलना चाहूँगा। निदेशक महोदय ने करीब 10 साल पहले इस गीत को लिखा था और तब से हम इस गीत को एक अलग ही अंदाज में गाते आए, लेकिन आदरणीय निदेशक महोदय के कॉन्सेप्ट के अनुसार इस बार इसमें हमने कुछ सांस्कृतिक रंग भरे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे। अवश्य इस गीत सुनें और हमारे को आशीर्वाद दें। हम जलाते हैं ज्योति संस्कृति और संस्कार की फैलाओ खुशबू चंदन और तुम गुलाल की रंगों से सजी है परंपराएं अनेक जो आज जाओ था नौ संवत्सर त्योहार की हम जलाते हैं ज्योति संस्कृति और संस्कार की फैलाओ खुशबू चंदन और तुम गुलाल की रंगों से सजी है परंपराएं अनेक जो रंगों से सजी है परंपराएं अनेक जो आज सजाओ था नौ संवत्सर त्योहार की आज सजाओ था नौ संवत्सर त्योहार की नौ संवत्सर त्योहार की संवत्सर त्योहार की। अभिनंदन नूतन वर्ष अभिनंदन वंदन अभिनंदन नूतन वर्ष अभिनंदन नया वर्ष सबको अभिनंदन नया वर्ष सबको अभिनंदन नया वर्ष सबको अभिनंदन नया वर्ष सबको अभिनंदन। भारत माँ के भाल पर चमका तिरंगा का वंदन वंदन
अभिनंदन, नूतन वर्ष अभिनंदन। दिलों में है फागुन की मस्ती, हर दिशा में रंजिन बरसती। आसमां पे छाई है हवाओं की सुनसन, आसमां पे छाई है हवाओं की सुनसन। गाते चले मतवाले धन, गाते चले मतवाले धन। माँ का आंचल भरा है, उमंगों भरा है। माँ का आंचल भरा है, उमंगों भरा है। दोनों की धरती से अरावल की गूंजों से, दोनों की धरती से अरावल की गूंजों से उठता है नारा, उठता है नारा। संस्कृति सभ्यता पैगाम सारा, संस्कृति सभ्यता पैगाम सारा। दोनों की धरती से अरावल की गूंजों से उठता है नारा, संस्कृति सभ्यता पैगाम सारा, संस्कृति सभ्यता पैगाम सारा, संस्कृति सभ्यता पैगाम सारा। ज्योति जलाते हैं विकास की, मिलकर के आज सब हम। प्यासों को तू दे है प्रभु, वरुण का ये मरहम, वरुण का ये मरहम, वरुण का ये मरहम। हम केसरिया मानो को मेवाड़ी की शानों को, हम केसरिया मानो को मेवाड़ी की शानों को देते ही स्वर, देते ही स्वर। वंदन अभिनंदन, नूतन वर्ष अभिनंदन, वंदन अभिनंदन, नूतन वर्ष अभिनंदन। नया वर्ष सबको अभिनंदन, 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 नया वर्ष सबको अभिनंदन। श्री राम, जय राम, जय जय राम। एक बार मैं चाहूंगी कि आप श्री राम की घोषणा जोर से करें ताकि हमें भी उत्साह मिले। श्री राम, जय राम, जय जय राम।
सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं।
संवत्सर की हमारा भारतीय पंचांग क्या है, विक्रम संवत तथा महाराजा विक्रमादित्य की विस्तार पूर्वक जानकारी व इस विषय पर वार्ता करने हेतु तथा कार्यक्रम के नववर्ष के कार्यक्रम के आगामी नववर्ष के कार्यक्रम की सारी संक्षिप्त विस्तारित रूप में जानकारी आपको अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार जी यहाँ मंच पर अभी अपने प्रस्तुतिकरण द्वारा देंगे। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे पधारें तथा आपको ये सारी जानकारियों से अवगत कराएं। सभी को नमस्कार। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखूंगा और उसके बाद कार्यक्रमों की जानकारी के साथ जो हमारे इस 7 दिवसीय कार्यक्रम है, अंतिम कार्यक्रम के बारे में तो हेमेंद्र जी ने बता दिया। जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है, किस प्रकार हमारे 7 दिवसीय कार्यक्रम क्रमशः कैसे चलेंगे और किस तरह एक विराट स्वरूप में 1 तारीख को कैसी भव्य जो ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा, विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा हमारी नाथद्वारा से चलती है, वो इस बार एकलिंग जी से प्रारंभ होगी, उसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा। मैं संक्षेप में आज इसलिए ये बात रखना चाह रहा हूं कि हम समाज के जो प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले तो सभी का, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि सभी हम बराबर हैं, इसलिए हमने सभी को ऊपर ना पहनाकर पहले ही स्वागत कर लिया कि कोई अतिथि या कोई विशेष अतिथि, कोई किसी प्रकार की, हम सब अतिथि हैं और सभी समाज के प्रतिनिधि हैं। इसके नाते मैं आप सबका शब्दों से एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं एक बात जो आपको यहाँ कह रहा हूं, वो बात आपको यहां से लेकर समाज के बीच में जानी है। अपने नववर्ष के दिन अपने समाज की जो भी छोटी मोटी सभा होती है उसमें रखिए, सभा नहीं होती है तो एक राइटअप बनाकर भेजिए, पैम्पलेट बनाकर भेजिए, वो भी नहीं होता है तो एक छोटा मैसेज बनाकर भेजिए। इस दृष्टि से ये एक चेतना जगाने का काम हम आज कर रहे हैं और ये हमारी शोध है। पिछले 10 दिनों से, पिछले 1-2 वर्षों में हमने जो एक गहन शोध की, उसके आधार पर जो निकल के आया तो मुझे लगा कि इस देश में विक्रमादित्य जैसा पराक्रमी राजा हुआ और उसकी मूर्ति संसद परिसर में नहीं है, देश में चौराहों पर नहीं है, तो क्यों नहीं इस एक आंदोलन के रूप में इसको खड़ा किया जाए। और क्यों किया जाए इस पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा कि सम्राट विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे, मैं समझता हूं, सम्राट थे जिन्होंने इस भयंकर युद्धों में, आप सब खुद पढ़े लिखे, आप सब पढ़ सकते हैं, उन्होंने आक्रमणकारी को परास्त कर अपने नाम से विक्रम संवत चलाया और ये संवत जब चलाया तब विक्रमादित्य ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पंचांग का, मैं अभी 15 मिनट पहले यहाँ आने से मैंने उज्जैन फोन किया था और मैंने कहा कि वो जगह कौन सी है, तो उन्होंने इस नलखेड़ा आगर जिला में कोई 19 किलोमीटर आगे एक पूरी सौर वेधशाला बनी हुई है, वहां से भारत के पंचांग की प्रारंभ हुई और सारी दुनिया को 7 दिन का सप्ताह देने वाले और 12 मास देने वाले विक्रमादित्य थे। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है। हम अपने इस विक्रमादित्य के विक्रम को हम नहीं पहचान पाते हैं। ये वो सिंहासन है जिस सिंहासन को खुदाई में निकला और अभी कुछ और नए तथ्य मिले, क्योंकि परमार राजवंश से मुझे कल ही फोन आया और उन्होंने मुझे उस समूह में जोड़ा, तो मैं कमलेंद्र जी को बता रहा था तो उन्होंने बताया कि परमार और पवार उसी संगोत्र हुआ, तो ये भी मुझे खुशी हुई कि चलिए आपको इसका संयोजक बनाया तो वो सोच समझ के ही बनाया होगा ईश्वर ने, तो बहुत अच्छी बात है। उस समय बौद्धों का बड़ा आतंक था और बौद्धों ने इस हिंदू धर्म को, सारे ब्राह्मणों के नाम पर जो है इस हिंदू धर्म को खोखला करने की कोशिश की थी। उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि ये ब्राह्मण सबका शोषण करते हैं, ऐसा करते हैं, एक गलत परंपरा उस समय बौद्धों ने चलाई, जिसको उसके बाद फिर बौद्धों को मार भगाकर और ब्रह्म धर्म की, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है,
ब्राह्मण से सीधा संबंध ब्रह्म का है, और ब्रह्म का सीधा संबंध हम उस ज्ञान से है जो ब्रह्मा ने हम सबको दिया है। इसलिए उसको पुनर्स्थापित करने का काम उन्होंने किया। इसलिए वो भारत के श्रेष्ठ नरपति कहलाए। एक चटाई पर सोया करते थे। ये संदेश है आज की राजनीति को कि हम ओहदों पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीद लेते, मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही लोग 10-10 करोड़ की गाड़ियां खरीद लेते हैं। ऐसे भी मैसेज बीच में आए, और ये वो उदाहरण है कि एक चटाई पर सोया करते थे, अपने पीने के लिए तुंबी में शिप्रा नदी से खुद जल लेकर आते थे। ये एक राजधर्म में किस प्रकार, मतलब खुद का पैसा खर्च करते थे। राजा राजकोष से एक पैसा नहीं लेते थे। ऐसा कोई सम्राट यदि इस पृथ्वी पर हुआ तो वो विक्रमादित्य थे। केवल 3 घंटे सोते थे, वेश बदलकर जनता की सारी जानकारी लेते थे, प्रजा के दुख को दूर करते थे। ऐसा हुआ कि जब पूरा जो मलेच्छ थे, ये मलेच्छ जो है, ये मलेशिया जो जिसको हम कहते हैं ना, वो मलेच्छों का केंद्र था। ये मलेच्छों ने जब आतंक किया तब इंद्र का सिंहासन भी डोला, और उन्होंने भगवान शिव को जाकर कहा कि प्रभु ऐसा कुछ करिए कि इसका, इन दुष्टों का नाश हो। तब उन्होंने, भगवान शंकर ने पार्वती की गोदी में बैठे हुए गणेश को इशारा किया कि पुत्र तुम जाओ और भूलोक पर जन्म लो। और उसी समय राजा विक्रमादित्य के पिता स्वयं वहां पर बैठकर और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। उनका पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना हुआ और भगवान शंकर का गणेश को आदेश देना हुआ। तो आज मैं आपको ये घोषणा करता हूं कि महाराजा विक्रमादित्य भगवान गणेश के अवतार के रूप में उस पृथ्वी पर प्रकट हुए। ये एक नई शोध है। शकों ने विक्रमादित्य के राज्य पर आक्रमण कर कर जब उसको पूरा तहस नहस किया, कहानी बहुत लंबी है, वैदिक कहानियां भी है। कुछ लोगों ने इसको वैदिक इतिहास बताकर मिथक बता दिया, जबकि ये इतिहास है और पूरे भारत के इस इतिहास को पुनर्लेखन की आवश्यकता है। आप सब समाज के प्रतिनिधि अपने समाज के बीच में जब भी जाएं, इन घटनाओं को सुनाएं कि ये केवल मिथक नहीं है, ये सत्य है, ये इतिहास का वो हिस्सा है जो हमसे छिपाया गया, हमको ये कहा गया कि ये कपोल कल्पित बातें हैं। जब आइंस्टीन इस बात को स्वीकार करता है कि जब व्यक्ति पृथ्वी पर होगा और उसको यदि ब्रह्मांड की कक्षा में स्थापित करेंगे और वो ब्रह्मांड में यदि 30 साल रहेगा तो तब तक पृथ्वी में 500 साल बीत चुके होंगे। इसलिए जब हम कभी कभी सोचते हैं कि वो 5000 साल तक जिंदा रहे तो वो इस आधार पर जिंदा रहे। ये भी मैथमेटिक्स है, ये कैलकुलेशन है, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाते। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मैं जब बर्मा से लेकर मिजोरम, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ये सब विक्रमादित्य ने जीता। और यही मलेच्छ जाति के लोग जो है, मलेशिया शब्द जो है वो उसी का विकृत जो है अभ्रंशित रूप है जिसको आज हम मलेशिया बोलते हैं। विक्रमादित्य ने के इस संवत को चलाने के लिए एक चीज होती कि वहां पर इस पूरी सृष्टि पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर कोई भी व्यक्ति जो है उसका ऋण नहीं रहना चाहिए। तो वो ऋण चुकता करने का काम यदि किसी इस भूमंडल पर किसी एक व्यक्ति ने किया तो वो विक्रमादित्य थे। उन्होंने कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, लेकिन सबका ऋण चुकाकर वो अपने आप में वो बने। आदरणीय पारस जी, हमारे उप महापौर, इनका भी स्वागत करता हूं, पधारे और स्थान ग्रहण करें। जो एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि विक्रम और बेताल की आपने कहानी सुनी होगी। वो विक्रम और बेताल, ये वही वेताल है। उस वेताल को हम समझते हैं कि वो कोई वेताल पिशाच होगा, ऐसा होगा। ये बेताल भट्ट है जो ब्राह्मण थे और इतने विद्वान व्यक्ति थे कि उन्होंने उस राजा पर अंकुश करने के लिए अपनी वो कहानियां और अपने वो प्रश्न जिंदा रखे जिससे व्यक्ति संयमित रह सके, राजा इस अच्छे ढंग से इस पर राज कर सके। तो वो जो हम बात करते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, हम में से कोई नहीं बोलता कि विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। ये 9 रत्न विक्रमादित्य के दरबार में थे। अकबर के दरबार में तो बाद में लोगों ने जोड़ दिया। और वो जो 9 रत्न थे वो ये थे: धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, घटकर पर, कालिदास,
वेताल भट्ट, इसको जिसको हम विक्रम वेताल कहते हैं, वो वेताल भट्ट जो है, वो वेताल भट्ट का मेवाड़ से क्या संबंध है मैं आगे बताने वाला हूं। वर रुचि और वराहा मिरी, ये 9 रत्न थे जो हम भूल गए, जिनके नाम भी आज शायद पहली बार आप लोगों को जानकारी मिल रही होगी, कुछ लोग जानते होंगे। ये इनके चित्र हैं जो उज्जैन में अभी विक्रमादित्य के शोध प्रतिष्ठान ने इस अवसर पर रिलीज किए। ये चित्र आपके सामने है। वराह मिरी, वर रुचि, कालिदास इस पर राज किया। जो गणराज्य की बात है, इस संपूर्ण विश्व में गणराज्य की स्थापना करने का काम भी किसी एक व्यक्ति ने किया, वो विक्रमादित्य थे। उन्होंने 18 के लगभग गणराज्य बनाए। ये आज हमारे जो राज्य की व्यवस्था है वो भी विक्रमादित्य की देन है। और उन्होंने कार्य का विभाजन कर उनके मंत्री भी बनाए। 9 रत्नों में मैं जैसा पहले ही बता चुका हूं, भारतीय पंचांग की स्थापना भी विक्रमादित्य ने की। उस समय कालगणना कितनी कमाल की हुआ करती थी, आप सोचिए कि सब ग्रहों की चाल उन्होंने समझी और केवल नक्षत्रों को देखा कि ये स्थिर हैं। उन नक्षत्रों के आधार पर सारी गणित बनाकर उस समय इतना वैज्ञानिक पंचांग बनाया, जब जो कि साइंस आज मान रही है। हजारों वर्षों पहले हमने मंगल ग्रह की खोज करके ये पता लगा लिया कि मंगल ग्रह का रंग केसरिया है। अब नासा आज से 150 साल पहले बोला कि इसका रंग केसरिया है। अब आप ये अंदाज लगेगी कि हमारी साइंटिफिक स्टडी कितनी तगड़ी हुआ करती थी। यानी उदित होने वाले 27 समूहों को उस समय पहचान कर लिया गया था। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि को नक्षत्रों से अलग ग्रहों के रूप में पहचाना गया। चंद्रमा हमारी, जैसा हम सब जानते हैं, मैं कोई पढ़ाई नहीं कराऊंगा, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। पृथ्वी की कक्षा का जो चक्र है वो 29.5 दिन में पूरा करता है। और 29.5 दिन में चूंकि चंद्रमा के आधार पर कैलेंडर चलता है, तो हर साल अंग्रेजी कैलेंडर में लीप ईयर लाना पड़ता है और हर 300-400 साल बाद घड़ी को 18 घंटे 24 घंटे एक तारीख जंप मारनी पड़ती है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की सबसे बड़ी जो कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ है। लेकिन हमारे यहाँ पर 29.5 दिन की जो कैलकुलेशन है उसको घटा बढ़ी को जोड़कर हमने अधिक मास की व्यवस्था करी और इसलिए हमारा पंचांग इतना परफेक्ट है कि हमारे 1 सेकंड की भी मिस्टेक नहीं होती, 1 सेकंड की भी मिस्टेक नहीं होती। इसलिए मैं आप सब लोगों का, ठीक है कार्यक्रम की घोषणा तो मैं 5 मिनट में कर सकता हूं, लेकिन ये वो जो नॉलेज है जो आपको अपने बच्चों से, अपने समाज के लोगों से, जहां आप जाए नववर्ष पर, ये बात शेयर करिए कि हमारा पंचांग ईस्वी पंचांग से आपका क्या चलता है, मुझे बताइए। न तो आपकी जन्मपत्री ईस्वी पंचांग से बनी हुई है, ना आपका शादी ईस्वी पंचांग से हुई, ना आपके व्रत, उपवास, त्योहार, जयंतियां ये ईस्वी पंचांग से होती। केवल मात्र आपके बैंक के खातों की लेन देन और तारीख याद रहे कि आज क्या डेट है। लेकिन असल में हमारा जो कैलकुलेशन है वो, उसका आधार ये हमारा भारतीय पंचांग है। इसको चलन में लाने की जरूरत है। और नेपाल जैसा राज्य, उनके यहाँ पर जो विक्रम संवत है वो राष्ट्रीय संवत है। हमने नहीं घोषित किया। हमारा दुर्भाग्य कि उस समय की सरकार ने मेघनाथ शाह के द्वारा किए गए उस कमेंट को डिनाई करते हुए कि नहीं ये नहीं चलेगा और शक संवत को कर दिया, जिसका कोई उपयोग नहीं हमारे जीवन में। राष्ट्रीय संवत, विक्रम संवत को घोषित किया जाए, ये भी हमने मांग रखी है। और विक्रमादित्य की प्रतिमा संसद भवन में लगे, ये भी घोषणा करवाएंगे हम हमारे इस आंदोलन के माध्यम से। और एक घोषणा मैं आज करता हूं कि हो सकता है इसी नववर्ष से पहले हम विक्रमादित्य की मूर्ति उदयपुर में हम मिलकर स्थापित कर देंगे। जो प्रस्तावित कार्यक्रम में मैं सीधे आता हूं, क्योंकि बस ठीक समय पर, ठीक 1 घंटे का समय हो जाएगा और हम उस कार्यक्रम को खत्म करने जा रहे हैं। 7 दिवसीय कार्यक्रम है। 3 दिवसीय कार्यक्रम हम नगर निगम के साथ मिलकर करते हैं और पारस जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अंत में धन्यवाद से पहले वो 2 मिनट अपनी बात भी रखेंगे। उसके बाद हम सभी खड़े होकर एक बैनर का लोकार्पण करेंगे यहाँ, और उसके बाद हम सभी से मिलकर, और जिन्होंने अल्पाहार नहीं लिया वो अल्पाहार और दोबारा भी लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी व्यवस्था है। तो प्रस्तावित कार्यक्रम, सबसे पहले तो महाराजा विक्रमादित्य की जो प्रतिमा है वो संसद परिसर में स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम हमने बोरा गणेश जी से किया था। इसके संयोजक हमने कमलेंद्र जी को बनाया हुआ है और ये इसको गति दे रहे हैं। आज भी इन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया है और ये वर्ष पर्यंत चलेगा जब तक ये मांग पूरी नहीं होती। और ये हमारा लक्ष्य है कि करीब 1 करोड़ हस्ताक्षर हम करवाकर डिजिटली भी
हमने डिजिटली भी वो तैयार किया, आज वो निखिल लाया नहीं है, वरना डिजिटल लॉन्चिंग हम करने वाले हैं। इसके हस्ताक्षर करके हम इसका लोकार्पण करेंगे। ये उस दिन के कार्यक्रम है, ये हस्ताक्षर अभियान की जानकारी। 26 तारीख से हमारा जो कार्यक्रम शुरू होगा वो कलश स्थापना, घट पूजन, और 75 वर्ष आजादी के पूरे हो रहे हैं, तो उस दिन हम 750 हनुमान चालीसा सामूहिक रूप से करते हुए उस दिन हम सवेरे करेंगे। श्री राम मंदिर यही आलोक संस्थान में उसका प्रारंभ करेंगे। 27 मार्च को मंगलनाथ योग प्रदर्शन का कार्यक्रम ये गोवर्धन सागर की पाल पर होगा। कौन किसके संयोजक रहेंगे उसकी घोषणा मैं आगे करूंगा। 28 तारीख को आमंत्रण यात्रा आरके चौराहे से लेकर, इस बार एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैं अभी स्वयं खुद कुंभलगढ़ गया था और हम वहां जाकर अवधेशानंद जी, जिनका अभी मेवाड़ में बहुत जबरदस्त वर्चस्व है, हजारों की लाखों की संख्या में अनुयायी है, उन्होंने पहली बार सहमति दी है कि मैं इस यात्रा में सम्मिलित होऊंगा। तो वो 1 तारीख को जोरदार कार्यक्रम हमारा, एक पूरा हिंदू समाज पैदल उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेगा। वो कार्यक्रम, उसकी हम यात्रा का आमंत्रण देने के लिए उस मार्ग में से गुजरेंगे तो लोग स्वागत करें, ये एक सामूहिक निमंत्रण देने का जो काम हमारे माताएं बहनें और आलोक पंचवटी जो है और हमारे दूसरे जो युवा टीम आई हुई है उनके साथ मिलकर हम करेंगे। ये पिछले साल की आमंत्रण यात्रा, उसके फोटो आप देखें। ये इस तरह ये आमंत्रण यात्रा हमारी हर वर्ष निकलती है। 29 मार्च को माटी के रंग और अखाड़ा प्रदर्शन गवरी चौक पर करेंगे। भारत विकास परिषद और आलोक हिरणमंगरी सहयोग करेंगे। इन सब के संयोजकों की घोषणा आगे मैं एक साथ करूंगा, इसलिए इसमें नहीं लिखे हुए हैं। 30 तारीख को भारत माता पूजन राष्ट्र आराधना, सूरजपोल चौराहे पर हम भारत माता का पूजन करेंगे हर वर्ष। और मैंने खुद भारत माता की आरती लिखी हुई है, तो भारत माता की आरती करेंगे। जो जो समाज संगठन के लोग जहां जहां आ सकते हैं आपको आना चाहिए। 1 तारीख को तो आपको स्वागत के साथ साथ उस यात्रा में भी सम्मिलित होना है। जो मार्ग है आरके चौराहे से लेकर गनगौर घाट तक, उसके बीच में स्वागत, अभिनंदन, जलपान, पुष्प वर्षा, गुरुजी का आशीर्वाद, जो भी लेना चाहे, सब समाज के जो लोग आए उन सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि इस बार इस विराट आयोजन में सहभागी बने। 30 मार्च के बाद, ये पिछले 2 साल पहले का आयोजन था जहां हमने सूरजपोल किया। अब तो वो सूरजपोल चौराहा नहीं रहा वैसा, लेकिन उसको कहीं आसपास जैसा भी हम आयोजित करेंगे अच्छे ढंग से। 31 मार्च को फतेह सागर पर हम नगर निगम के साथ मिलकर अपनी धरती अपना वेश पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन फतेह सागर पर हम 31 तारीख को करेंगे। फतेह सागर के किनारे है, 6:30 बजे आलोक फतेहपुरा इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शहर के अंदर के कई पगड़ी सजाने वाले लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। ये उसका एक बहुत भव्य रूप आप देख रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। अपनी तरह का ये एक अनूठा कार्यक्रम होता है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज मिलता है। ये बहुत अच्छा आयोजन है, इसमें आप लोग भी सम्मिलित हो, निवेदन है। ये पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता के दृश्य हैं। 1 अप्रैल को जो हमारी ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा एकलिंग से आरके चौराहे तक आएगी और एकलिंग से आरके चौराहे आने के बाद ये विक्रमादित्य इस चेतना यात्रा के रूप में एक भव्य आयोजन आरके चौराहे से चलेगा। इसमें पूरा का पूरा हम सोच रहे 200 से अधिक तो हमारे आगे दोपहिया वाहन चलेंगे और पीछे हमने झांकियां नहीं रखी है क्योंकि स्वयं जो युग पुरुष आ रहे हैं संत, वो अपने आप में आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। मैं तो रथ यात्रा से भी जुड़ा हूं, तो मैं भगवान, मेरे जितने कार्यकर्ता उनको एक ही बात कहता हूं कि भगवान की स्वयं की झांकी अपने आप में महत्वपूर्ण, दूसरी झांकी की कहां जरूरत है। इसलिए रथ यात्रा में भी मैं झांकियों का विरोध करता हूं, झांकियां नहीं होनी चाहिए। केवल भगवान का रथ है तो उसके दर्शन करें और आगे बढ़े। उसी दृष्टि से हमने इस बार झांकियों को न रख के केवल मात्र लोग उनके आशीर्वाद ले और 2 हमारी जो मुख्य झांकियां हैं, ज्योति कलश और अगर विक्रमादित्य की मूर्ति आ जाती है तो वो विक्रमादित्य की मूर्ति, ये 3 झांकियां रहने वाली है और वही हम लेकर आगे बढ़ेंगे। चौथी झांकी अगर कोई हुई तो महाराणा प्रताप की मूर्ति उसमें हम लेके चलेंगे। ये हमारा आप सबसे निवेदन है कि 1 तारीख को
अगर आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर पाएंगे तो दो को बहुत अच्छे से वहां जोड़ पाएंगे। तो एक को जितने ज्यादा पैदल कीर्तन करते हुए, गाते हुए भजन मंडली लेकर आए और इस कार्यक्रम से जुड़े, और हम इसको गणगौर घाट पे जाकर उसके बाद इस बार पहली बार हमने वाराणसी की तर्ज पर काशी में जिस प्रकार आरती होती, गंगा आरती, हमारे यज्ञ नारायण जी वहां गंगू कुंड पे भी करते हैं, लेकिन इस बार हमने पूरी उसी विधि विधान से बटुक को खड़ा करेंगे। ऐसे 20 बटुक खड़े रहेंगे और वो एक साथ गंगा आरती का जो भव्य दृश्य वाराणसी में होता है वैसा दृश्य हम गणगौर घाट पर उपस्थित करने वाले। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग उसमें पधारें, ये निवेदन है। विक्रम संवत 2078 दीप प्रवाह और आरती के साथ ये विदा होगा। अवधेशानंद जी महाराज पूरे मार्ग में हमारे साथ चलेंगे। चेटक से उन्होंने ये तय किया है कि वो पैदल यात्रा के रूप में गणगौर घाट तक जाएंगे। वो तो कह रहे थे मैं तो एकलिंग जी से पैदल चलूं, लेकिन हमने मना किया। वो पैदल बहुत तेजी से चलते हैं, तो वो चेटक से पैदल चलेंगे और हम सब लोग उनके साथ पैदल चलते हुए गणगौर घाट पर जाकर दीप प्रवाह करेंगे। ये माननीय आप उनका स्वरूप देख ले, दर्शन कर ले कि क्या विराट स्वरूप है, दिव्य दर्शन। आदरणीय अवधेशानंद जी ऐसे इनके आप कहें दर्शन मात्र से हमको एक सुकून की प्राप्ति होती है, और बड़े पहुंचे हुए संत हैं। कोई चमत्कार और निचमत्कार की बात मैं नहीं करता, उनके आशीर्वाद में ही चमत्कार होता है। और हम सब उनसे आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम के 1 तारीख को 4:15 बजे इस यात्रा को सफल बनाएंगे। और मैं आपके बीच में, और सप्त कलश ज्योति यात्रा जो हमारी 7 मंदिरों की जो ज्योति है वो जगदीश चौक पर इकट्ठी होगी, उसको बैंड बाजे से हम लेके फिर उससे दीप प्रवाह करते हैं। वो कार्यक्रम यथावत होने वाला है। 2 अप्रैल को वंदन अभिनंदन सवेरे प्रातःकाल हम सब करेंगे, और सायंकाल जैसा बताया कि 4 बजे से एक शोभा यात्रा जो बड़ी सर्व समाज की रहेगी, उसमें विष्णु जी वहाँ के उसके संयोजक बनाए गए हैं, और भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और वो यात्रा स्टेडियम में जाकर समाप्त होगी। उसमें भी हम अधिक से अधिक सम्मिलित हों। सवेरे के जो है मंदिरों में शुभकामना देने का काम करें, नीम, काली मिर्च और मिश्री का प्रसाद दें। मैं सभी समाजों के, विशेषकर सिंधी समाज जो चेटक पर करता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि गुरु जी का आशीर्वाद, प्रताप राय जी यहाँ विराजे हुए हैं, तो ये पूरा समाज वहाँ इकट्ठा होता है। करीब 50-60 लोग उस समय स्वागत में रहते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि इस बार आपको एक अवसर है कि बहुत ज़्यादा भव्य, और दूसरे दिन चेटी चंड का भी कार्यक्रम है, तो वो एक बड़ा अवसर हमको मिलेगा। तीसरे दिन हम उस कार्यक्रम को कर पाएंगे। हमारे जो, बस मैं अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा हूँ, कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, हाँ बिल्कुल, जो सनातन धर्म को जिंदा रखने में सिंधी समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और जो धर्म है मूल रूप से वो हिंदू नहीं है, सनातन धर्म है। ये हिंदू शब्द तो बहुत बाद में जुड़ा है, और सनातन इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर कोई कट्टर हिंदू कोई है तो वो सिंधी समाज है। इन्होंने अपने मंदिर का नाम भी सनातन मंदिर रखा हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं जो हस्ताक्षर अभियान है उसके हमारे संयोजक हैं आदरणीय कमलेंद्र जी, खड़े और एक कर एक बार सभी हाथ जोड़कर सभी नमस्कार करते जाएं। हमारे घट स्थापना और हनुमान चालीसा की श्रीमती बानी मजूमदार पीछे हैं, हाथ जोड़ ले, वहीं से बहुत अच्छी बात है। मंगलनाथ और योग प्रदर्शन के प्रशांत व्यास, पंकज जी जैन, पंकज जी कहीं है तो चलिए। आमंत्रण यात्रा के जो है हमारे संयोजक रहेंगे नारायण चौबीसा, ललित कुमावत और प्रवीण टांग। प्रवीण किधर है? प्रवीण वो पीछे, हमारी युवा टीम के जो पूरा जोरदार तालियों से स्वागत करिए एक बार इनका। माटी के रंग जो अखाड़ा प्रदर्शन और जो कार्यक्रम है उसके संयोजक मनीष तिवारी जी और प्रशांत जी दोनों ही रहेंगे। राष्ट्र आराधन भारत माता पूजन के जो कार्यक्रम के संयोजक तो भाई कमलेंद्र जी हैं, और सुनील कालरा जी और करणवीर सिंह जी, ये दोनों इनके सहयोगी रहेंगे। अपनी धरती अपना वेश के कार्यक्रम के संयोजक निश्चय जी कुमावत रहेंगे। ये निश्चय जी मेरे सन हैं
और साथ में संजय पानेरी जी, वीरेंद्र जी पालीवाल साथ में रहेंगे। विदा संवत के जो ज्योति कलश यात्रा उसके शशांक जी टांक और जयपाल सिंह जी, जयपाल जी एकलिंग जी से जो यात्रा है, और लीलाधर जी, कहाँ है लीलाधर जी? बाहर व्यवस्था में लग रहे हैं। चलिए, जो संस्कृति चेतना यात्रा जो वास्तव में पैदल चलेगी, और उसके हमारे जो संयोजक है शिव सिंह सोलंकी, ये इन्हीं का सुझाव था कि गुरुजी को बुलाया जाए, तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अच्छा सुझाव दिया। यद्यपि मेरा उनसे सीधा परिचय, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं ये बात है, इन्होंने ये सुझाव दिया, इनके भी धन्यवाद। संजय पानेरी और प्रवीण जी टांक इनमें सहयोगी रहेंगे, प्रवीण मिल चुके हैं। समाज संपर्क और धार्मिक संगठनों से जो संपर्क का कार्यक्रम है, कमलेंद्र जी पवार, भूपेंद्र जी भाटी और हमारे जिला अध्यक्ष के कुमावत ये रहेंगे। राजेश भारती और पवन जी ये सब देखेंगे। मार्ग में स्वागत संजय पानेरी जी, वीरेंद्र जी, प्रचार प्रसार में राजेश भारती, यज्ञ आमेटा, सोशल मीडिया पर प्रतीक कुमार, निखिल शर्मा, ये सारे हमारे इस पूरी के कार्यक्रमों के संयोजक रहेंगे। युवा समन्वयक प्रवीण टांक हैं, महिला समन्वयक बसंती देवी वैष्णव, आइए हाथ जोड़िए, इनका एक बार नमस्कार करके आप सभी इनका तालियों से स्वागत करें। अन्य प्रांतों से जो समन्वय का काम करें, जो मैंने स्वयं चलाकर करीब 400 स्थानों पर स्वयं बेल करके, और हमने उनके कोऑर्डिनेटर्स पूरे देश में हमने बनाए हैं। ये अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति केवल कागजों में नहीं है, पूरे देश में नववर्ष मन रहा है और किसी न किसी रूप में मन रहा है, और उस सारे काम को कोऑर्डिनेट करने का काम हमारे जो कर रहे हैं आदरणीय जयराज जी आचार्य, ये भारत विकास परिषद के हमारे रीजन के संगठन मंत्री भी हैं। प्रांतीय जो हमारे प्रांत में दक्षिण प्रांत का जो उसका भारत विकास परिषद का उसके समन्वयक के नाते, नववर्ष के समन्वयक के नाते काम करेंगे हरिशंकर जी तिवारी। विदा संवत की जो समापन कार्यक्रम है गणगौर घाट, वो पुष्पा दीदी अभी निकल गई, वो रहेंगी। नारायण जी चौबीसा, ललित कुमावत रहेंगे। गंगा आरती जो इस बार वाराणसी की तर्ज पर होगी, अंजलि शर्मा पीछे है, वो बहुत अच्छी जी टीवी पर बड़ी डांस विनर रही है। ये इन्होंने बहुत अच्छी गंगा आरती तैयारी कराई है, उसको आप देखें। पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता के लिए हेमंत मेहता, संजय पानेर जी प्रचार प्रसार में लगेंगे। ये मैंने मोटे मोटे रूप में काम आपके बीच रखा। और शोभा यात्रा जो टाउन हॉल से 4 बजे प्रारंभ होगी, ये भी मैंने आपके बीच रखा। आतिशबाजी न हो लेकिन विद्युत सज्जा हो। पारस जी से निवेदन है कि दूध तलई सजाएं, साफ सुथरी तो करें। मैंने आज महापौर जी से भी निवेदन किया कि 4 साल से दूध तलई की बहुत बुरी स्थिति है, तो इसी बहाने साफ सफाई हो जाएगी और रंग रोगन होकर लाइट लग जाएगी, तो लोग 8 बजे बाद वहाँ घूमने फिरने आएंगे, तो इस कार्यक्रम का उसका भी आनंद ले सकेंगे। मैं आप सब लोग पधारें। आपको ठीक हमने 5:30 बजे शुरू किया और 6:47 पर हम समाप्त कर रहे हैं। अभी एक बैनर का लोकार्पण हम करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि पारस जी 2 मिनट आकर हमको इस नववर्ष के 40 वर्षों के इस अथक प्रयासों में जो भूमिका नगर निगम के साथ रही है, आदरणीय युधिष्ठिर जी के समय से इस कार्यक्रम को हमने जो जॉइंट वेंचर के रूप में लिया हुआ है, वो यथावत आगे प्रेरणा देता रहे, चलता रहे। पारस जी सिंह जी आए और अपनी बात 2 मिनट में रखें। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम का पूरा लेखा जोखा आपके समक्ष अभी आदरणीय प्रदीप जी कुमावत ने प्रस्तुत किया। सर्व समाज से पधारे हुए सभी सम्माननीय महानुभावों, मातृशक्ति युवा साथियों, बहुत ही मुश्किल के क्षण थे उस समय जब नववर्ष समारोह समिति ने यह कार्य अपने हाथों से प्रारंभ किया। प्रदीप जी ने इसकी अहम भूमिका का निर्वहन किया और मैं गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे आज उदयपुर शहर के अंदर आलोक संस्थान तो एक मात्र नाम मात्र का काम करता था, लेकिन प्रदीप जी ने उस पूरे उदयपुर शहर को यह जताने का प्रयास किया कि वाकई में नववर्ष समारोह समिति और नववर्ष हमारा हिंदू समाज का क्या होता है, उस निमित्त आलोक संस्थान की ओर से, क्योंकि शुरुआत में जब काम किया था तो लोगों के मन में भ्रांतियां अनेक प्रकार की रहती थी, लेकिन अभी आपने 7 दिवसीय कार्यक्रम का पूरा लेखा जोखा हमारे सामने बताया कि हमने पहले क्या किया, अभी वर्तमान में हम क्या करने वाले हैं और अब इस नववर्ष में हम कैसे इस कार्यक्रम को करेंगे।
नगर निगम निश्चित रूप से आपके साथ है, क्योंकि उदयपुर का एक ऐसा कार्यक्रम जो हम हिंदू होने के नाते अगर नगर निगम का उसमें अगर योगदान रहता है तो मुझे आज उपमहापौर होने के नाते बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि वाकई में हम इस कार्यक्रम को समापन की ओर अग्रसर कर सकेंगे। लेकिन विशेष रूप से आज इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संगठन जिन्होंने भी प्रदीप जी से आग्रह किया कि कार्यक्रम 7 दिवसीय कार्यक्रम यथावत रूप से कार्यक्रम चले, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी जैसा अभी प्रदीप जी ने बताया। लेकिन 2 तारीख को जो कार्यक्रम कई शोभा यात्रा के रूप में जो अपन पिछले कई सालों से 2 साल का एक कोविड का कालखंड जो रहा उसको छोड़ते हुए हम नगर निगम और नववर्ष समारोह समिति दूध तले के ऊपर सायंकाल बहुत भव्यता के साथ में वह कार्यक्रम आयोजित करती थी और उसमें भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन हम किया करते थे। लेकिन 2 साल का कालखंड आप सबको पता है कि ऐसा निकला कि उस कार्यक्रम को हमको स्थगित करना पड़ा। लेकिन इस वर्ष पुनः सरकार की ओर से और जो कोविड रहा वह पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है। सरकार की ओर से हर गाइडलाइन हमारे अनुकूल है। इस स्थिति के अंदर हम पूरा कार्यक्रम जैसा दिनांक 26 तारीख से यह कार्यक्रम भव्यता की ओर हम करने जा रहे हैं। आप सबकी भागीदारी निश्चित रूप से रहेगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन हाँ, अंत में 1 तारीख को जो यात्रा निकलेगी उसके पश्चात, और इस बार प्रदीप जी ने भी बताया कि गुरुवार भी उसके साथ में रहने वाले हैं, ये हमारा सबका सौभाग्य रहेगा। और उसके पश्चात 2 तारीख को सायंकाल 3:30-4 बजे करीबन हम नगर निगम प्रांगण से 3 बजे नगर निगम प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा के रूप में मेवाड़ के अंचल के सारे ही लोग आसपास के उस शोभा यात्रा के अंदर सम्मिलित हो। हमारा लक्ष्य है कि उस दिन उदयपुर की सड़कों के ऊपर एक ऐसा हजूम 50,000 से ज्यादा लोग उस दिन उस शोभा यात्रा के अंदर रहे, ऐसी योजना हम आप और हम सब ने मिलकर बनाने का प्रयास किया है। और खुशी की बात है कि जैसा अभी प्रदीप जी ने बताया, अंत में जो शोभा यात्रा निकलने वाली है वह नगर निगम प्रांगण से प्रारंभ होकर भंडारी दर्शन मंडप में समाप्त होगी। और जो वर्षों से हम आतिशबाजी दूध तले के ऊपर करते थे वह आतिशबाजी उस दिन भंडारी दर्शन मंडप के अंदर सायंकाल करने के लिए जा रहे हैं। सर्व समाज से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है कि आप उस शोभा यात्रा के अंदर भी सम्मिलित हो। लेकिन शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि हम जो 7 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं उसको हम किसी भी प्रकार से कमजोर ना करें। क्योंकि मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं, जब पहले बैठक हुई तब भी कहा कि नववर्ष जो हमारा रहता है और वो भारतीय परंपरा के अनुसार जब नववर्ष हम मनाते हैं तो आलोक संस्थान आज हमारे बीच आचार्य जी नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेरणा से प्रदीप जी ने इस काम को बखूबी निर्वहन करने का काम किया। प्रदीप जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। मैं बहुत मन के साथ में कह सकता हूं कि आलोक स्कूल का मैं भी विद्यार्थी रहा 7 तक, इसलिए मुझे खुशी है कि नववर्ष जब आचार्य जी के मन में यह भावना आई होगी उस समय शुरुआत में हमने चौराहे पर मिश्री खिलाकर तिलक लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। लेकिन हाँ, आज गर्व के साथ में मैं कह सकता हूं कि उदयपुर का प्रत्येक नागरिक जब हम चौराहे के ऊपर आलोक संस्थान के विद्यार्थियों के साथ साथ में भारत विकास परिषद, आलोक संस्थान और अलग अलग समाजों के द्वारा, चाहे वो सिंधी समाज रहा हो, चाहे वो अलग अलग संगठन के द्वारा हम जब चौराहे पर खड़े होते हैं तो ये लगता है कि नववर्ष हमारा भारतीय परंपरा के अनुसार आज है, यह लोगों को अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है उस दिन। इसलिए यह 7 दिवसीय के कार्यक्रम और जो अभी कहा कि नगर निगम सहयोगी, निश्चित रूप से नगर निगम सहयोगी तो जो कार्यक्रम में पहले रहता था वो रहेगा ही। उस दिन भी शोभा यात्रा के दिन भी नगर निगम उसका सहयोगी रहेगा। और जो पहले के कार्यक्रम आप हमें बताएंगे, निश्चित रूप से मैंने महामोर्ची से निवेदन किया है कि अपने को इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। पुनः यहाँ पर आप सर्व समाज के सभी लोग इतनी संख्या में यहाँ पर पधारे, मैं उनका बहुत बहुत उदयपुर की जनता की ओर से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और प्रदीप जी के लिए मैं क्या कहूँ, वाकई में तारीफ की बात नहीं है, शुरुआत करना बहुत मुश्किल होती है। 31 तो हम बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं और उस दिन 4-4 दिन पहले, 10-10 दिन पहले ही हम ये प्रोग्राम करते हैं, आज किस होटल में जाना है, आज किस कार्यक्रम में जाना है, आज रात्रि को कैसा कार्यक्रम खाना है। और हम सबको पता है कि कैसे हम उस कार्यक्रम को करते हैं। लेकिन वह धीरे धीरे फूल
भूलते हुए हम भारतीय नववर्ष को बहुत खूबसूरत तरीके से भव्यता के साथ मनाने का जो संकल्प हम ले रहे हैं और इतनी संख्या में आप पधारे हैं, मैं पुनः एक बार उदयपुर की जनता की ओर से आपका तहे दिल से चरणों में नमन करता हुआ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर। कोई भी कार्यक्रम बिना धन्यवाद के संपन्न नहीं होता। इस उपलक्ष्य में मैं हमारे आलोक फतेहपुरा के एडमिनिस्ट्रेटर आदरणीय निश्चित जी कुमावत से निवेदन करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। सर कुछ सवाल? एक और दोनों तारीख को आप तो अपना ड्रेस कोड भारतीय परिवेश में आए, और बल्कि सारे कार्यक्रमों में भारतीय परिवेश में आए तो और ज्यादा बढ़िया। सारे कार्यक्रमों में भारतीय। श्री राम जय राम, जय जय राम। परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन। आज के इस सामाजिक संगठन के बैठक में बड़ी खुशी की बात है कि आज हम, वैसे हर वक्त हम आलोक पंचवटी में इस कार्यक्रम को करते थे, लेकिन आज काफ़ी मात्रा में आप लोग यहाँ पर पधारे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार सभी के लिए श्री राम जय राम का उद्घोष कर दें तो श्री राम जय राम। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में पिछले कई वर्षों से सम्मिलित हो रहे हैं, और ये उदयपुर की जनता को अच्छे से पता है कि कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम जब होता है, कोई एक संगठन जुड़ जाए, कोई दो संगठन जुड़ जाए, कोई मीडिया जुड़ जाए, तो वो बहुत ही छोटे स्तर पर वो कार्यक्रम रहता है। कोशिश हमारी आलोक संस्थान की, अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की हमेशा ये रहती है कि सारे समाज के, आज मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी समाज के दिग्गज हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। सारे समाज हमारे लिए एक स्तर पे हैं, माननीय हैं। आप लोग हमारे साथ इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, और दिन पे दिन हर वर्ष ये जो संगठन है बढ़ता जा रहा है, समाज हमसे जुड़ता जा रहा है। आज आप यहाँ पधारे, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक संस्थान और अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।